नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से संबंधित 70 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ आपको यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे सेकंड चैनल मेरा घर मेरा स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। वहाँ पर आपको कक्षा 6 से लगाकर 12वीं तक की सभी एनसीईआरटी बुक का सोल्यूशन मिल जाएगा, तो जाकर एक बार देख लीजिएगा। वहाँ पर लगभग 50 प्रश्नों से ज़्यादा वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, तो जाकर विजिट कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा एनसीएफ 2005 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से संबंधित। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप आपका आकलन करना चाहते हैं तो आकलन भी कर सकते हैं। यदि आपके सामने इस तरीके से प्रश्न आ जाएंगे तो उसमें आप कितने नंबर ला सकते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अध्यापक की भूमिका है। यहाँ पर देखिए आपको अध्यापक की भूमिका बताना है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार। तो राइट आंसर होगा शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति, शिक्षक प्रक्रिया को प्रभावी बनाना और प्रभावी मूल्यांकन। ये तीनों ही राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अध्यापक की भूमिकाएं होती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त तो सभी होगा। चलिए दूसरा प्रश्न है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था। यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के बारे में पूछा गया है कि ये किस वर्ष लागू किया गया था। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, तो राइट आंसर होगा 1998। याद रखिएगा, यदि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आए तो 1998 पर आपको राइट आंसर लगा देना है। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। शिक्षण में किसने 5 औपचारिक पद दिए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आपको बताना है शिक्षण में किसने 5 औपचारिक पद दिए हैं। तो याद रखिएगा ये हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार उद्घोषित हुआ कब हुआ। यहाँ पर देखिए 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि शिक्षा का अधिकार कब उद्घोषित हुआ और कब लागू हुआ। दोनों के जो सन है वो अलग अलग है, तो आपको ध्यान देना है। यदि पूछा जाए कि शिक्षा का अधिकार उद्घोषित कब हुआ तो याद रखिएगा ये 2009 में हुआ था। और यदि एग्जाम में पूछा जाए कि शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ तो वो हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखना है। उद्घोषित या फिर पारित की पूछे 2009 और लागू हुआ तो वो 2010 में हुआ था, 1 अप्रैल 2010 में। ये प्रश्न आगे आएगा तो वहाँ पर मेरे से पहले आपको आंसर कमेंट्स के माध्यम से देना पड़ेगा। तो याद रखिएगा शिक्षा का अधिकार 2010 यानी कि 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए थे। यानी कि एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य घंटे आपको बताना है एक अध्यापक के शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार। तो याद रखिएगा 45 घंटे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए जो न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए थे वो कितने किए गए थे, 45 घंटे किए गए थे। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है। यहाँ पर देखिए भारत के संविधान का पूछा गया है कि वो कौन सा अनुच्छेद है जो शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है। तो याद रखिएगा वो है अनुच्छेद 21A। यहाँ पर ए लिखा हुआ है। अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है भारत के संविधान का। याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता। यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। इन चारों विकल्पों में से वो कौन सा कार्य है जिसको अध्यापक को नहीं करना चाहिए या फिर नहीं लगाया जा सकता 2009 के अंतर्गत। तो याद रखिएगा 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में, आपदा राहत कार्य में और चुनाव संबंधित कार्य में अध्यापक को लगाया जा सकता है, लेकिन पल्स पोलियो कार्यक्रम में अध्यापक को नहीं लगाया जा सकता। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत। याद रखिएगा ये जो तीनों कार्य है इसमें अध्यापक कार्य कर सकते हैं, लेकिन पल्स पोलियो कार्यक्रम में कार्य नहीं कर सकता अध्यापक। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला होगा।
चलिए अगला प्रश्न है, भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, यह मत किस आयोग का है? यहाँ पर आपको बताना है जो है मत है ये किस आयोग का है। तो याद रखिएगा ये कोठारी शिक्षा आयोग का मत है कि भारत का जो भविष्य है वो उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर पूछा गया है क्या उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है इन चारों विकल्पों में से। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है अस्पष्टता। अस्पष्टता उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं होती है। विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और वैधता ये तीनों ही उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं? यहाँ पर देखिए मूल्यांकन के त्रिकोण का आपको भाग कौन सा नहीं है इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए शैक्षिक उद्देश्य मूल्यांकन और अधिगम अनुभव ये मूल्यांकन के त्रिकोण भाग होते हैं। यहाँ पर जो शिक्षण अनुभव है ये मूल्यांकन के त्रिकोण के भाग के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस सुधार को सुझाया गया? यहाँ पर आपको 2005 के अंतर्गत बताना है कि परीक्षा सुधारों में इन चारों विकल्पों में से किस सुधार को सुझाया गया। तो याद रखिएगा खुली पुस्तक परीक्षा, सतत या फिर निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन और सामूहिक कार्य मूल्यांकन, इन तीनों सुधारों को सुझाया गया था रूपरेखा पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो इनमें से सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के द्वारा प्रतिपादित मुख्य बदलाव। यहाँ पर देखिए आपको मुख्य बदलाव बताना है। एनसीएफ 2005 के द्वारा प्रतिपादित मुख्य बदलाव कौन सा है? तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ बदलाव है विस्तृत सामाजिक संदर्भ में सीखना, ये एनसीएफ 2005 के द्वारा प्रतिपादित मुख्य बदलाव है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक परीक्षण तैयार करने के बाद एक शिक्षक प्राप्तांकों की निरंतरता को जांचने के लिए एक ही आयु वर्ग के बच्चों पर प्रसारित करता है। वहाँ निम्न को जांचना चाह रहा है। यहाँ पर आपको बताना है वहाँ किसको जांचना चाह रहा है। तो याद रखिएगा एक परीक्षण तैयार करने के बाद जब एक शिक्षक प्राप्तांकों की निरंतरता को जांचने के लिए एक ही आयु वर्ग के बच्चों पर प्रसारित करता है तो वहाँ विश्वसनीयता को जाँचना चाह रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक बालक जो वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, उसका दाखिला एनसीएफ 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए। यहाँ पर आपको बताना है कि एक बालक है जिसको वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या हो रही है और उसका जो दाखिला है वो एनसीएफ 2005 के आधार पर किया गया है किसी विद्यालय में। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वहाँ विद्यालय किस प्रकार का होना चाहिए। तो याद रखिएगा वहाँ विद्यालय समावेशी विद्यालय होना चाहिए एनसीएफ 2005 के आधार पर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा हमारा वो तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का केंद्र बिंदु है। यहाँ पर देखिए क्रियात्मक अनुसंधान का आपको केंद्र बिंदु बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा संदर्भगत समयबद्ध अनुसंधान ये क्रियात्मक अनुसंधान का केंद्र बिंदु होगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं हो सकती। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता कौन सी नहीं हो सकती इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा विषय के विभिन्न क्षेत्रों में चयन संबंधी छूट कम से कम हो, ये एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं हो सकती। विषय वस्तु की सभी इकाइयों का समावेश, सभी प्रश्न विशिष्ट उद्देश्यों का मापन करने वाले और प्रश्न सरलता से कठिन की ओर होना चाहिए, ये सभी एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता होती है। यहाँ पर विषय वस्तु के विभिन्न क्षेत्रों में चयन संबंधी छूट कम से कम हो, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
शिक्षण करते समय अध्यापक को ध्यान नहीं रखना चाहिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। शिक्षण करते समय या फिर पढ़ाते समय अध्यापक को किस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए? तो याद रखिएगा, जातिवाद भेदभाव का, वो कौन सी जाति का है, इस प्रकार का जो भेदभाव है दोस्तों, इसका ध्यान नहीं रखना चाहिए अध्यापक को शिक्षण करते समय या फिर पढ़ाते समय। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, छात्रों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए, ज़्यादा दिया जाना चाहिए, कम, अनुचित या फिर संतुलित? तो याद रखिएगा, जो छात्रों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए वो हमेशा संतुलित रूप में दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, नामांकन बढ़ाने, उनकी उपस्थिति बनाए रखने एवं बच्चों का पोषण स्तर सुधारने हेतु प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम कब शुरू किया गया? प्रश्न में पूछा गया है कि राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम कब शुरू किया गया। अब किसके लिए शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा, ये नामांकन बढ़ाने, उनकी उपस्थिति बनाए रखने एवं बच्चों का पोषण स्तर सुधारने हेतु प्राथमिक शिक्षा के लिए किया गया था शुरू राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम। अभी कब किया गया इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा 26 जनवरी 2008। याद रखिएगा, राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम 26 जनवरी 2008 को शुरू किया गया। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मई 1998 में किसकी स्थापना की गई? इस प्रकार का प्रश्न मैं आपको बता चुका हूं, शायद दूसरा ही प्रश्न था, जहां पर मैंने आपको बताया था कि वो कौन सा कार्यक्रम है या फिर कौन सा परिषद, कौन सा भवन या फिर कौन सा मिशन है जिसकी स्थापना 1998 में की गई थी। यदि आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं। मैंने वहाँ पर बताया था कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की स्थापना कब की गई थी और मैंने वहाँ आंसर बताया था 1998। वही प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया गया, यानी कि प्रश्न में आंसर और आंसर में प्रश्न दे दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। तो आपको हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सुनना है और ध्यान से ही याद करना है, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। रिपीटेड प्रश्न है जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर 21वां प्रश्न है हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्नलिखित में से कौन सा दायित्व पूरा करना होगा? यहाँ पर देखिए 2009 के अनुसार आपको बताना है कि एक अध्यापक को इन चारों विकल्पों में से कौन सा दायित्व को पूरा करना होगा। तो याद रखिएगा, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, इस दायित्व को पूरा करना होगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक अध्यापक को। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, आरटीई कानून के अंतर्गत हर निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत गरीब बच्चों को प्रवेश देना होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि जो आरटीई कानून है इसके अंतर्गत हर निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत गरीब बच्चों को प्रवेश देना होगा। जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनके बारे में पूछा गया है कि उनको कितने प्रतिशत गरीब बच्चों को प्रवेश देना होगा। तो याद रखिएगा 25%। जो 25% बच्चे होते हैं जो गरीब होते हैं उनको निःशुल्क प्रवेश देना होगा निजी विद्यालय को। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो ए वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, आरटीई का कानून बना है उन आय वर्ग के बच्चों के लिए जो है, यहाँ पर आपको बताना है कितने से कितने वर्ष के बच्चों के लिए आरटीई का कानून बना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा, ये 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए कानून बना है आरटीई। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है? यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। देखिए प्रश्न वही है, आपसे पूछा गया है कुछ देर पहले ही, तो आपको यहाँ पर आंसर पता होना चाहिए कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अनुच्छेद 21A। यहाँ पर 21A लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में
शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है। यहाँ पर देखिए 2009 के अनुसार बताना है प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 45 घंटे। प्रश्न वही है लेकिन कुछ प्रश्न में थोड़ा सा घुमा दिया गया है। आपको देखना चाहिए किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उसी प्रकार से आपको आंसर देना है। किसी प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाए, यदि 2009 के अनुसार पूछा गया है शिक्षकों के प्रति सप्ताह कुल घंटे पूछे गए हैं तो राइट आंसर हमारा 45 घंटे ही होगा। यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। किस पर लागू नहीं होता शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009? तो यहाँ पर देखिए निःशक्त बच्चों के लिए भी लागू होता है, 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए भी लागू होता है और बच्चों की नियमित उपस्थिति के लिए भी यह नियम लागू होता है, लेकिन 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे के लिए यह नियम लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पाठ्यचर्या या फिर एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कौन सा मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है एनसीएफ 2005 का, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना ये इम्पोर्टेंट नहीं है या फिर ये मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है एनसीएफ 2005 का। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। एक भाषा, द्विभाषा, 3 भाषा या फिर बहुभाषा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो याद रखिएगा ये 3 भाषा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के प्रति सचेत होना चाहिए। यहाँ पर आपको बताना है आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए। इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा शैक्षिक और सहशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, इसके प्रति आपको सचेत होना चाहिए आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य। यहाँ पर आपको बताना है जो एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ा गया था वो जोड़ने का उद्देश्य आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कौन सा होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करने के लिए ही कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ा गया है। ये इसका उद्देश्य है एनसीएफ 2005 का। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस मूल्यांकन में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। यहाँ पर आपको बताना है वो कौन सा मूल्यांकन है। तो याद रखिएगा वो योगात्मक मूल्यांकन है। योगात्मक मूल्यांकन में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात अधिगम किस स्तर तक हुआ है यहाँ मापने हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण उपयुक्त है। यहाँ पर आपको बताना है कि एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात अधिगम किस स्तर तक हुआ है यहाँ मापने हेतु इन चारों विकल्पों में से कौन सा परीक्षण उपयुक्त है। तो याद रखिएगा वहाँ परीक्षण है उपलब्धि परीक्षण। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा हमारा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मूक एवं बधिरों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण होता है। काफ़ी सरल सा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मूक एवं बधिरों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण इन चारों विकल्पों में से किसके द्वारा होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा अमौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण द्वारा और निष्पत्ति परीक्षण इन दोनों के द्वारा ही होता है मूक एवं बधिरों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो दूसरा व तीसरा विकल्प दोनों ही सही होगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर डी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किसे ध्यान में रखकर अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। प्रश्न को ध्यान में रखकर आपको आंसर देना है। यहाँ पर पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से किसे ध्यान में रखकर अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। तो राइट आंसर होगा बालकों की आवश्यकता। बालकों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित है। यहाँ पर अनुच्छेद 41 व 46 के बारे में पूछा गया है कि ये किसके कल्याण से संबंधित है। तो याद रखिएगा ये आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से संबंधित हैं। 41 व 46 जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान के, वो आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है। यहाँ पर आपको बताना है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा भारत के संविधान में किसके लिए हैं। तो याद रखिएगा यही 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए भारत के संविधान में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हो गया था। देखिए मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार का प्रश्न एक बार और आएगा तो आपको ध्यान होगा कि मैंने आंसर क्या बताया था। तो आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। वैसे तो मैं बता दूंगा, वीडियो को थोड़ा सा पुश करिएगा, फिर आंसर दीजिएगा कमेंट्स में कि इसका क्या आएगा। उसके बाद मिलान कीजिएगा कि मेरा आंसर और आपका आंसर सही है या नहीं। यहाँ पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि पारित हुआ था 2009 में या फिर उद्घोषित 2009 में हुआ था और लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 में। यदि आपने 1 अप्रैल 2010 दिया होगा तो आपका राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा सभी प्रश्नों में, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा 38वां प्रश्न है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का अधिकार के तहत प्राथमिक कक्षा शिक्षक छात्र अनुपात। यहाँ पर देखिए प्राथमिक कक्षा के अनुसार आपको बताना है शिक्षक और छात्र का अनुपात 1:30 होगा, 1:35 होगा, 1:40 होगा या फिर 1:45 होगा। यदि यहाँ पर साधारण तरीके से प्रश्न पूछे कि प्राथमिक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या होगा, तो राइट आंसर हमारा होगा 1:30, यानी कि 1 शिक्षक और 30 छात्र। यदि एग्जाम में पूछे कि यदि किसी प्राथमिक कक्षा में 200 से ज़्यादा छात्र, कितने 200 से ज़्यादा छात्र हैं, तो वहाँ पर कितने छात्र और कितने शिक्षक होंगे। तो याद रखिएगा यदि 200 प्लस छात्र यदि किसी प्राथमिक स्कूल में हैं तो वहाँ पर 1:40 का रेशियो हो जाएगा, यानी कि 1 शिक्षक होंगे और 40 छात्र हो जाएंगे। तो यहाँ पर 200 प्लस छात्र के बारे में पूछे कि प्राथमिक कक्षा में किसी प्राथमिक स्कूल में 200 से ज़्यादा छात्र है, उसमें शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो क्या होगा, तो वो 1:40 होगा। और यदि साधारण तौर पर पूछे कि प्राथमिक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात बताइए, तो वहां पर राइट आंसर हमारा 1:30 होगा। यहां पर राइट आंसर हमारा क्या होगा, 1:30 ही राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस है। यहाँ पर आपको बताना है प्राथमिक स्तर पर कितने कार्य दिवस, यानी कि आपको कितने दिन कार्य करना है, 200, 220, 1000 या फिर 800। तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक स्तर पर पूछे तो राइट आंसर होगा हमारा 200 दिवस आपको न्यूनतम कार्य करना है 1 से 5 तक की क्लास में। और यदि 6 से 8 तक की क्लास में पूछे तो याद रखिएगा वो 220 दिवस होंगे न्यूनतम। यदि प्राथमिक स्तर पर पूछे तो 200 दिन होंगे और उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछे तो वो 220 दिन होंगे। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है तो राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक निर्धारित, यहाँ पर देखिए घंटे के बारे में पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक निर्धारित घंटे कितने हैं। न्यूनतम 800 है, 1000 है, 1100 है या फिर 700 है। तो याद रखिएगा यदि प्राथमिक स्तर के बारे में पूछे तो वो 800 घंटे होंगे और यदि 6 से 8 यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर के बारे में पूछे तो वो 1000 घंटे होंगे। याद रखिएगा दोनों ही प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है। प्राथमिक स्तर पर पूछे तो 800 घंटे होंगे और उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछे तो वो 1000 घंटे होंगे। इन दोनों प्रश्नों को ध्यान में आपको रखना है। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है,
एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यहाँ जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। यहाँ मुख्य रूप से प्रश्न पत्र किसके बारे में चिंतित है, यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ मुख्य रूप से प्रश्न पत्र रिक्त स्थान के बारे में चिंतित है, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में, प्रश्नों के प्रकार के बारे में, विश्वसनीयता के बारे में या फिर वैधता के बारे में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यहाँ मुख्य रूप से प्रश्न पत्र वैधता के बारे में चिंतित है। किसके बारे में चिंतित होंगे? वैधता के बारे में चिंतित होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में इन चारों विकल्पों में से किस सुधार को सुझाया गया। प्रश्न रिपीट हुआ है, मैंने वहां पर आपको आंसर बताया था। खुली पुस्तक परीक्षा, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन और सामूहिक कार्य मूल्यांकन सुधारों को सुझाया गया है 2005 के अंतर्गत। इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। यहाँ पर आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। 2009 के अंतर्गत आपको बताना है कि किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 के अंतर्गत। तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा यानी कि 14 वर्ष के जो बाद की शिक्षा है इस पर ध्यान नहीं दिया गया है 2009 के अंतर्गत। अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, घुमंतु बालकों के प्रवेश का सुनिश्चित करना और एकेडमिक कैलेंडर का निर्धारित करना, इन तीनों ही कार्य पर ध्यान दिया गया है। लेकिन 14 वर्ष के पश्चात की जो शिक्षा है उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। यहाँ पर देखिए आपको अनिवार्य शब्द का अर्थ बताना है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में। तो याद रखिएगा, शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करना ही अनिवार्य शब्द का अर्थ होगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक से भिन्न है क्योंकि। यहाँ क्यों है भिन्न, यहाँ पर आपको कारण बताना है। क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक से भिन्न क्यों है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है, इसलिए भिन्न है क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक से। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है क्योंकि। क्यों दिया गया है? तो याद रखिएगा, यहाँ एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे ना छूट जाए और यहाँ बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देता है। इसलिए राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण की वह विधि है जिसमें विद्यार्थी को एक खोजी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाता है, वहाँ कहलाती है। वहाँ कौन सी विधि कहलाती है? तो याद रखिएगा, वहाँ विधि ह्यूरिस्टिक विधि कहलाती है। विज्ञान शिक्षण की वहाँ विधि जिसमें विद्यार्थी को एक खोजी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाए, वहाँ विधि ह्यूरिस्टिक विधि कहलाती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जब एक छात्र गणित की समस्या को स्वयं हल कर सकता है तो शिक्षण के किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? अभिवृत्ति की, ज्ञान की, ज्ञानोपयोग की या फिर रुचि की? यहाँ पर आपको बताना है, जब एक छात्र गणित की समस्या को स्वयं हल कर सकता है तो वो शिक्षण के किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ज्ञानोपयोग की। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विद्यार्थी विज्ञान में चित्र बनाना सीखते हैं या नहीं, इसका पता लगाने के लिए बनाए गए प्रश्न निम्नलिखित उद्देश्य से संबंधित होंगे। कौन से उद्देश्य से संबंधित होंगे? ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग या फिर कौशल? तो याद रखिएगा, विद्यार्थी विज्ञान में चित्र बनाना सीखते हैं या नहीं, इसका पता लगाने के लिए बनाए गए प्रश्न कौशल उद्देश्य से संबंधित होंगे। किससे संबंधित होंगे? कौशल उद्देश्य से संबंधित होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला होगा।
चलिए अगला प्रश्न है, आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है, यहाँ पर किसकी ओर अग्रसर होता है? आगमन विधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से सामान्य की ओर, या फिर विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। तो यहाँ पर देखिए आगमन विधि में पूछा गया है कि छात्र अग्रसर होता है, तो याद रखिएगा ये विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है आगमन विधि में। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से पाठ योजना का अंग नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, पाठ योजना का कौन सा अंग नहीं है इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जांच कार्य। जांच कार्य पाठ योजना का अंग नहीं होता है। सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य और सहायक सामग्री ये तीनों ही पाठ योजना के अंग होते हैं, जांच कार्य नहीं होता है। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, हर्बर्ट उपागम पर आधारित गणितीय पाठ योजना का दूसरा पद। यहाँ पर देखिए दूसरा पद पूछा गया है, टोटल पद इन्होंने 5 बताए हैं। यहाँ पर दूसरे पद के बारे में पूछा गया है, टोटल 5 पद के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि पहला पद कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है और 5वां पद या फिर 5वां सोपान कौन सा है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए दूसरा पद के बारे में पूछे तो राइट आंसर हमारा प्रस्तुतिकरण होगा। टोटल 5 पद कौन कौन से हैं? पहला है प्रस्तावना, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है तुलना, चौथा है सामान्यकरण और 5वां है अनुप्रयोग। ये 5 सोपान या फिर 5 पद दिए गए हैं हर्बर्ट के द्वारा, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रश्न कुछ इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि इनका क्रम व्यवस्थित जमाइए, व्यवस्थित क्रम आपको जमाना है और ये 5 ही पद या फिर 5 ही सोपान आपको अलट पलट करके दे दिए जाएंगे और आपको क्रम के बारे में पूछा जाएगा। यदि आपको पता होगा कि कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है, कौन सा चौथा है और कौन सा 5वां है, तो आप वहाँ पर राइट आंसर टिक कर दोगे, नहीं होगा तो आप वहाँ पर गलत करके आओगे। तो पहला पद है प्रस्तावना, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है तुलना, चौथा है सामान्यकरण और 5वां है अनुप्रयोग। इनको आपको क्रम वाइज याद कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा पद पूछा गया था, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर प्रस्तुतिकरण होगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, NCERT 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, शिक्षण केंद्रित होना चाहिए, कक्ष केंद्रित होना चाहिए या फिर पाठ्यपुस्तक केंद्रित होना चाहिए। तो याद रखिएगा जो NCERT 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए वो बाल केंद्रित होना चाहिए। कौन सा केंद्रित होगा? बाल केंद्रित होगा। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अंधे बालकों का शिक्षण देने की पद्धति है। सरल सा प्रश्न ही आप सभी को पता है, वो ब्रेल लिपि है। अंधे बालकों का शिक्षण देने की जो पद्धति होगी वो ब्रेल लिपि होगी। जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर पता होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा गुण वस्तुनिष्ठा परीक्षा का नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है वो कौन सा गुण है जो वस्तुनिष्ठा परीक्षा का नहीं है। तो यहाँ पर देखिए वेद, विश्वसनीयता और संपूर्ण पाठ्यक्रम का मापन, ये तीनों ही गुण वस्तुनिष्ठा परीक्षा के होते हैं। यहाँ पर व्यक्तिनिष्ठ ये वस्तुनिष्ठा परीक्षा का गुण नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अच्छे प्रश्न पत्र के गुण होना चाहिए। यहाँ पर देखिए अच्छे प्रश्न पत्र के गुण पूछा गया है। तो वेदता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता ये तीनों ही एक अच्छे प्रश्न पत्र के गुण होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो ये सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत। यहाँ पर आपको पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत बताना है कौन सा होगा। यहाँ पर देखिए क्रियाशीलता का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत और उपयोगिता का सिद्धांत, ये तीनों ही पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, जब बच्चा सर्वप्रथम नक्शे से पढ़ता है तब नक्शा प्रोजेक्टर से ऊपर होना चाहिए, सतह पर पड़ा होना चाहिए, पेपर मशीन पर बना होना चाहिए या फिर विश्व का होना चाहिए क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा होता है। तो याद रखिएगा जब बच्चा सर्वप्रथम नक्शे से पढ़ता है तब नक्शा प्रोजेक्टर से ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
पाठचर्या 2005 के अनुसार अध्यापक के गुणों का वर्गीकरण किया गया है, कितने भागों में या फिर कितने वर्गों में किया गया है। पाठचर्या 2005 के अनुसार अध्यापक के गुणों का वर्गीकरण, तो याद रखिएगा ये 2 वर्गों में किया गया है। पाठचर्या 2005 के अनुसार अध्यापक के गुणों का वर्गीकरण 2 वर्गों में किया गया है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, अध्यापक का विशेष गुण है। यहाँ पर आपको विशेष गुण अध्यापक का बताना है, कौन सा होगा। सहनशीलता है, अध्ययनशीलता है, अन्य विषयों का ज्ञान है या फिर निष्ठा है। तो यहाँ पर देखिए विशेष गुण के बारे में पूछा गया है, तो हमारा राइट आंसर होगा सहनशीलता। अध्यापक में सहनशीलता होना बहुत ही जरूरी है और ये विशेष गुण माना जाता है अध्यापक का। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब छात्र अध्यापक के व्याख्यान को चुपचाप नोट करते रहते हैं, अनुशासित करते हैं, प्रश्न पूछते हैं या फिर मन लगाकर सुनते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब छात्र मन लगाकर सुनते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अध्यापक की सर्वाधिक उपयुक्त उपमा दी जाती है अभिभावक से, समाज सुधारक से, माली से या फिर राष्ट्रनायक से। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा, अध्यापक की सर्वाधिक उपयुक्त उपमा माली से दी जाती। किससे दी जाती है? माली से। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता है, अभिव्यक्ति हेतु है, समवाय हेतु है, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु है या फिर रुचि हेतु है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता है वो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत में किया गया है, रूस में, अमेरिका में या फिर ब्रिटेन में। तो याद रखिएगा, जो दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है वो अमेरिका में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? अमेरिका में। यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बालक सर्वप्रथम मातृभाषा को सीखता है, मातृबोली के रूप में सीखता है, चिल्लाने के रूप में, व्याख्यान के लिए या फिर गाने के रूप में। तो याद रखिएगा, बालक सर्वप्रथम जो मातृभाषा सीखता है वो हमेशा मातृबोली के रूप में ही सीखता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। इन चारों विकल्पों में से वो कौन सा कथन है जो शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। तो याद रखिएगा, शिक्षण अनुदेशन है, यहाँ कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं होगा। यहाँ पर डी वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। प्रश्न में पूछा गया है कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना। जो ये भाग दोस्तों ये सम्मिलित नहीं है एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। यहाँ पर देखिए, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है एनसीएफ 2005 के अनुसार। तो याद रखिएगा, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समाधान योग्यता को विकसित करना ही गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है एनसीएफ 2005 के अनुसार। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, वो कौन सा लक्षण है जो पठन कठिनाई का नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। यहाँ लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अंतिम प्रश्न है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। यहाँ पर देखिए, इन चारों विकल्पों में से खेल विधि किस पर आधारित है इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा विकास व वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है खेल विधि कक्षाओं में शिक्षण की। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। और यहीं पर हमारे जो 70 प्रश्न थे आज के वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आज मैंने आपको यहाँ पर प्रश्न जो लिए थे वो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ और शिक्षा का अधिकार
अधिकार अधिनियम 2009 से संबंधित आपको प्रश्न आज दिए गए हैं 70, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और यदि इसकी PDF आपको चाहिए तो मैंने आपको बता दिया, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जल्दी दोस्तों एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।